Hello guys, today I'm gonna teach you structure of DNA. DNA जो है उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। RNA भी एक न्यूक्लिक एसिड है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में ये बता देती हूँ कि जो DNA और RNA है, स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये बनना कहाँ से शुरू होता है। तो DNA और RNA को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। दो तरीके के हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। वन इज़ DNA दैट इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड सेकेंड इज़ RNA दैट इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, फर्दर मोर अगर मेरे को उसको कैटेगराइज करना पड़े तो वो पोली न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन होती है हमारी, उससे बनते हैं। अब DNA में ये जो पोलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन है उसके 2 स्ट्रैंड होते हैं और RNA में इसके एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का एक डायरेक्शन दे रही हूँ कि हम आगे क्या कैसे पढ़ने वाले हैं। तो पोलीन्यूक्लियोटाइड्स भी किससे बने हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। अब अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं हमारे पास 3 चीज़ों से मिलके बना रहता है। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड्स में से फोस्फेट को हटा दूँ, अगर मैं न्यूक्लियोटाइड में से फोस्फेट ग्रुप को हटा दूँ तो उसको हम बोलने लग जाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। दिस इज़ न्यूक्लियोसाइड्स। फिर न्यूक्लियोसाइड्स में भी हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं आगे। न्यूक्लियोसाइड्स भी किससे बने हैं? वन इज़ राइबोज शुगर, या फिर इसको शुगर इतना ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि राइबोज के अलावा DNA में डीऑक्सीराइबोज भी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 कार्बन शुगर। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस। अब नाइट्रोजिनस बेसिस जो है हमारे पास, फर्दर मोर इसको कैटेगराइज करना पड़े तो 2 तरीके से होते हैं। वन इज़ प्यूरिन्स, सेकेंड वन इज़ पायरिमिडीन्स। तो अभी अगर मेरे को आपको दोबारा से बताना पड़े, देखो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होता है? सबसे पहली चीज़ हमारे पास होता है, एक होता है हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस के साथ जब हमारी जुड़ती है शुगर तो वो बन जाता है हमारा क्या? न्यूक्लियोसाइड्स या न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब आप फोस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हो तब वो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है उस बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से आपका क्या बन जाता है फिर? पोली न्यूक्लियोटाइड्स। अब पोली न्यूक्लियोटाइड से ही बनते हैं आपके क्या? न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? 2 तरीके के। वन इज़ DNA, सेकेंड वन इज़ RNA। अभी इसमें हमें ये समझना है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ हमें एक तो नाइट्रोजिनस बेस देखना है, दूसरा हमें देखना है शुगर, कि DNA में और RNA में कैसी शुगर होती है और DNA RNA में नाइट्रोजिनस बेसिस कैसे। आज हम इतना कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फॉस्फेट ग्रुप और उसके बाद DNA का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम किससे? शुगर से। ठीक है, हमारे पास जो शुगर होती है वो 5 कार्बन की शुगर होती है। 5 कार्बन शुगर। ये जो 5 कार्बन की शुगर है ये कौन सी होती है आपकी? राइबोज। हालांकि राइबोज जो होती है वो आपको RNA में मिलती है, फिर DNA में यही राइबोज होती है, लेकिन उसमें एक छोटा सा चेंज आ जाता है। मैं आपको दोनों ही बना के दिखा रही हूँ। राइबोज का एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर मुझे बनाना हो, दिस इज राइबोज।
ये इसका रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपके पास यहाँ पे OH आता है, यहाँ पे H आता है, यहाँ H, इधर OH, H, OH, यहाँ पे H, यहाँ CH2OH। अच्छा, इसमें कार्बन का नंबर भी लिख देते हैं। यहाँ पे जो हमारे कॉर्नर्स है वहाँ पे हमें कार्बन मिलता है। ये कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, और ये हमारा कार्बन फिफ्थ। 1 2 3 4 और ये फिफ्थ कार्बन। टोटल 5 कार्बन जो है हमारी राइबोज शुगर में होता है। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? राइबोज शुगर का। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। और राइबोज शुगर आपको किसके अंदर मिलती है? आरएनए के अंदर। तो ये भी मेंशन कर देते हैं, ये आरएनए के अंदर मिलती है। इसी शुगर में एक जगह पे चेंज आने के बाद वो आपका डिऑक्सी राइबोज शुगर बन जाती है, जो कि आपको किसके अंदर मिलती है? डीएनए के अंदर। ठीक है, अभी हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले तो एज इट इज़ इसको बना लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक बारी कार्बन भी लगा देती हूँ। कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, ये हमारा कार्बन फिफ्थ। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ हमने OH रखा था, इधर H रखा था, यहाँ अभी के लिए H लगा देते हैं और इधर OH लगा देते हैं। यहाँ भी H और OH। अभी तो ये दोनों बिल्कुल सेम लग रही हैं आपको, ये भी और ये भी दोनों बिल्कुल सेम है। अभी डिफरेंस कहाँ पे आता है? देखो, डिफरेंस आएगा आपके नंबरिंग देने के बाद मैं बताती हूँ। ये कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ और कार्बन फिफ्थ। तो जो आपका ये कार्बन सेकंड होता है यहाँ पे, सी दिस वन, ये जो कार्बन सेकंड है, कार्बन सेकंड पे ये जो हमारा H और OH है ना, यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को हम क्या कर देते हैं? रिमूव। तो इस ऑक्सीजन को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। रिमूव करने को आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, डिऑक्सी वर्ड हम एक बोलते हैं। डिऑक्सी का मतलब क्या होता है? दैट इज़ रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन ग्रुप। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी? इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दूँगी। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेकेंड कार्बन। अब जब सेकेंड कार्बन से आप हटा दोगे तो आपका कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? देखो, एक मिनट में इसको दोबारा बना देती हूँ। तो भी एक बार हम डीऑक्सीराइबोज शुगर को बना के देखेंगे। यहाँ पे OH आ गया हमारा, यहाँ H आ गया, यहाँ H, और अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। बाकी के कार्बन्स को हम रख देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बाकी जो भी है वो एज इट इज़ बनाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपने देखा हो तो सिर्फ इस जगह पर डिफरेंस आया है, बाकी सारी शुगर सेम है। लेकिन ये जो डिफरेंस है ना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और आरएनए को अनस्टेबल करता है। इसी वजह से, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है जो आरएनए में प्रेजेंट रहेगा OH, इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकती है, या बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो इसके ऊपर अटैक कर देते हैं इस राइबोज शुगर के प्रेजेंट रहने, इस राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन के प्रेजेंट रहने की वजह से बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इवन दो ये ग्रुप जो होता है ये एक रिएक्टिव ग्रुप होता है,
दिस इज़ अ रिएक्टिव ग्रुप। अब बस ये जो रिएक्टिव ग्रुप है तो ये किसी के भी साथ जाकर के रिएक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से आरएनए जो होता है वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, वो अनस्टेबल होता है। लेकिन इवोल्यूशन के दौरान हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए से डीएनए में बदला, तो डीएनए में यही जो ऑक्सीजन है ये हमारी क्या हो गई, रिमूव हो गई, जिसकी वजह से अब डीएनए में आपको सेकंड कार्बन पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ एच और एच मिलता है। अब यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई रिएक्टिव ग्रुप नहीं मिलता, और ये डीएनए जो है हमारा ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर्ड टू दी आरएनए। तो अभी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको राइबोज शुगर तो नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। लेकिन डीऑक्सी राइबोज में भी ये कौन से कार्बन से रिमूव हुआ है, तो इसको उसी तरीके से लिखेंगे जैसे कि सेकेंड कार्बन से हमने ऑक्सीजन को हटाया है ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि आपको किस में मिलती है, डीएनए में। ये था आपके शुगर का डिफरेंस। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए 5 कार्बन की शुगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। 5 कार्बन शुगर में कौन सी शुगर यूज़ होती है, राइबोज। राइबोज में 5 कार्बन होते हैं, जहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे OH, ऊपर नीचे H OH H OH, और यहाँ पे भी ऐसे ही जो 5th कार्बन होता है वो 4th कार्बन पे ही लटका रहता है। अब ये जो होता है ये आपका स्ट्रेट चेन से रिंग चेन जो बनती है, ये केमिस्ट्री में आपके पास आता है, ठीक है, पढ़ने के लिए। अदरवाइज़ बायोमोलिक्यूल्स जब मैं कराऊंगी तब मैं आपको एक बार डिटेल में इसको समझा दूंगी कैसे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना ही काफ़ी है, ये वाला रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 4th कार्बन पे आपका 5th कार्बन लटका रहता है, जहाँ पे CH2OH, और यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH। ये है राइबोज शुगर आरएनए में जो यूज़ होती है। लेकिन डीएनए में क्या होता है, डीएनए में आपको इस ऑक्सीजन को हटाना है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये तो हमने नहीं हटाई, ये तो एज इट इज़ रह गई डीएनए में। ये ऑक्सीजन जो है वो आगे जा कर के बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएगी। जब हम न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे तब वहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ऑक्सीजन्स है ये आगे जा कर के यूज़ हो जाएगी, तो इसलिए इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आरएनए में भी ये ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पे बच जाती है जो किसी के भी साथ जाके रिएक्ट कर सकती है। लेकिन डीएनए में हमें उसी चीज़ को हटाना था, इसलिए हमने यहाँ से ऑक्सीजन हटा दी और यहाँ पे सिंपल H रखा। H जो है कोई रिएक्टिव ग्रुप नहीं है, इसके ऊपर कोई एंजाइम्स या कोई न्यूक्लेजेस आकर के अटैक नहीं करेंगे, जिससे डीएनए जो है हमारा स्टेबल रह जाएगा। तो ये आपको समझ में आया शुगर का। अभी नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। वन इज़ प्यूरीन्स, दूसरा होता है हमारे पास पायरिमिडीन्स। देखो अभी प्यूरीन्स में कौन कौन से आते हैं। प्यूरीन्स होती है 2 तरीके की, एक तो आता है प्यूरीन्स में एडिनाइन, दूसरा आता है प्यूरीन्स में ग्वेनाइन। पायरिमिडीन्स जो है वो 3 होती हैं बेसिकली हमारे पास। सबसे पहला आता है हमारे पास साइटोसिन, उसके बाद आता है यूरासिल, थर्ड इज थाइमीन, ठीक है। अभी नाइट्रोजनस बेसिस में जैसे आपको आरएनए में ये पता लग गया, आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर। डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ऐसे ही प्यूरीन्स पिरिमिडीन्स का भी हमें पता होना चाहिए कि आरएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और डीएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजनस बेसिस। तो मैं यहाँ पे एक ये लिख रही हूँ, ये NB जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस को लिखा है मैंने, नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए। नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में कौन कौन से होते हैं अभी देखो, एक होता है हमारे पास एडिनाइन, दूसरा होता है हमारे पास ग्वेनाइन, तीसरा होता है हमारे पास साइटोसिन, और चौथा होता है हमारे पास थाइमीन। तो 4 ही नाइट्रोजनस बेसिस आपको डीएनए में मिलेंगे, 4 ही आरएनए में, लेकिन एक जगह पे डिफरेंस होएगा। यहाँ पे
एडिनाइन है, ग्वानाइन है, साइटोसाइन है, थाइमिन है। अभी उसमें भी देख लेते हैं एक बार उसमें क्या होता है। तो नाइट्रोजिनस बेसिस इन आरएनए, आरएनए में भी हमारे पास एडिनाइन भी रहेगा, आपके पास ग्वानाइन भी रहेगा, आपके पास साइटोसिन भी रहेगा आपके पास, लेकिन यहाँ पे थाइमिन की जगह पे क्या आ जाएगा अब आपके पास, यूरासिल। तो ये एक डिफरेंस और है जो आरएनए और डीएनए में मिलेगा। पहला डिफरेंस आपने कहाँ पे देखा, शुगर में। दूसरा डिफरेंस आप कहाँ पे देख रहे हो, नाइट्रोजिनस बेसिस में, एक जगह पे थाइमिन और यूरासिल का सिर्फ। लेकिन यही चीज़ें ऐसी हैं जो डीएनए को ज़्यादा स्टेबल और आरएनए को अनस्टेबल बनाती है। जब हम थाइमिन और यूरासिल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो आप इससे समझ जाओगे कि थाइमिन और यूरासिल में से कौन सा ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाता है और कौन सा अनस्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे प्यूरिन्स का देखते हैं, और दोनों का ही। प्यूरिन्स जो होती हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, पायरिमिडीन्स एक सिंगल रिंग की। तो सबसे पहले जो है प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। मैं सबसे पहले प्यूरिन्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी आपके सामने, फिर उसके बाद जो सारा खेल है वो सिर्फ ग्रुप्स का है कि हमें ग्रुप चेंज करने हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, प्यूरिन्स के अंदर फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ और नाइन्थ पोजीशन पे आपको क्या मिलने वाला है, नाइट्रोजन ग्रुप। ये ध्यान रखना, प्यूरिन्स में फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको नाइट्रोजन ग्रुप मिलेगा। अभी यहाँ कॉर्नर पे कार्बन रहेंगे हमारे। देखो सबसे पहली चीज़ मैंने बोला था फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये है एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन। मैं नंबरिंग बता देती हूँ। यहाँ पे कार्बन आएगा, इधर कार्बन आएगा, यहाँ भी कार्बन आएगा, यहाँ पे भी कार्बन। सबसे पहले इस एक रिंग की हम जो है नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट, याद रखना प्यूरिन्स में हमेशा नंबरिंग ऊपर से शुरू होती है, तो ये हम ऊपर से नीचे जाएगी वो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। पहले हम केमिस्ट्री में एक बेसिक रूल है, जैसे कि आप पहले एक रिंग को कंप्लीट करोगे, तो हमने पहले इस रिंग को कंप्लीट किया। अब आप ये मत सोचना कि मैंने फिफ्थ के बाद यहाँ पे सिक्स्थ क्यों नहीं लिखा, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, क्योंकि पहले एक रिंग को कंप्लीट करना है आपको। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जिसमें फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन आ गया, थर्ड पे। अब इस रिंग को आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सेवेंथ आएगा। तो सेवेंथ नंबर पे आपको क्या बिठाना है, यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है, ये एट्थ पोजीशन होएगी, तो यहाँ पे तो कार्बन ही रखना है, यहाँ पे नाइट्रोजन रखना है, ये ध्यान रखना। अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। यहाँ नाइट्रोजन मिलेगी आपको, यहाँ नाइट्रोजन मिलेगी, यहाँ पे नाइट्रोजन मिलेगी और यहाँ पे नाइट्रोजन। अब इसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, इसके बाद वैलेंसीज पूरी करनी है। जैसे जो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप है वो 3 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन जो है हमारा 4 बॉन्ड बना सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वैलेंसी पूरी करनी है। जैसे मैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर मेरे को इसमें वैलेंसी पूरी करनी हो तो मैं इसको कैसे करूँगी, मैंने यहाँ पे CH लगा दिया, या फिर आप क्या करो, इधर इसको डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया। सबसे पहले देखो कि इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गई इसकी वैलेंसी पूरी। इस वाले की देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई। अब जो है हम इस वाले कार्बन की देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक बॉन्ड इधर दिख रही है, एक बॉन्ड इधर दिख रही है, तो आप या तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बॉन्ड और बना दो। यहाँ पे बॉन्ड बनाने के बाद आप यहाँ पे H लिख दो। क्या इसकी वैलेंसी पूरी हो गई कार्बन की, फर्स्ट,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, 4 हो गई। नाइट्रोजन की देख लेते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 3 बॉन्ड इसकी बन रही है नाइट्रोजन की। इस वाले कार्बन का और देख लेते हैं, इस वाले कार्बन में क्या रहेगा। यहाँ पे आप इधर भी बॉन्ड बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बॉन्ड बना दी। ठीक है, तो अभी इस कार्बन और यहाँ पे क्या लगा दूँगी मैं, 1 मिनट, यहाँ पे H लगा दिया। तो देखो इसकी वैलेंसी भी पूरी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गई इस नाइट्रोजन की भी। ये वाले कार्बन की पहले ही हो चुकी थी, अब इस नाइट्रोजन की बारी है। इस नाइट्रोजन में वैलेंसी पूरी करनी है, आप यहाँ पे एक बॉन्ड बना सकते हो। तो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इस कार्बन की बारी है। इस कार्बन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे CH लगा सकते हो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसकी भी वैलेंसी पूरी होगी। और यहाँ पे आप NH, इसकी भी वैलेंसी पूरी होगी। तो यहाँ पे अभी सभी की वैलेंसी जो है, नाइट्रोजन, कार्बन, सबकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। ये एक बेसिक प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जब आप एडिनाइन बनाओगे तो कौन सा ग्रुप रखोगे, ग्वानाइन बनाओगे तो कौन सा ग्रुप रखोगे, सिर्फ इतना आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एडिनाइन बना के दिखा रही हूँ, एज इट इज़ सेम मैं बनाऊँगी। सबसे पहले मैं एडिनाइन बनाऊँगी। इसमें जब हम कोई और ग्रुप रखेंगे ना तो वैलेंसी उसी हिसाब से पूरी रखनी है, ये ध्यान रखना है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होएगा, जहाँ पे कार्बन है वहाँ कार्बन रहेगा, जहाँ पे नाइट्रोजन है वहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन था मेरा, यहाँ पे नाइट्रोजन था, इधर नाइट्रोजन था, इधर नाइट्रोजन था। बाकी जगह पे क्या था, कार्बन, 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 कार्बन। तो एडिनाइन की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले देखो एडिनाइन जो है इसमें क्या रहता है आपके, एक सेकेंड, एडिनाइन के अंदर जो है आपको क्या मिलेगा, जो आपकी 6th पोजीशन है। एक मिनट रुकिए। ठीक, तो मैं क्या बता रही थी आपको, जो एडिनाइन है हमारा उसमें क्या रहेगा, पहले मैं इसको नंबरिंग दे देती हूँ एक बारी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो 6th पोजीशन है ना हमारी, 6th कार्बन, 6th कार्बन पे यहाँ पे ग्रुप ऐड हो जाता है NH2 अमाइनो। तो एडिनाइन में यानी कि क्या आएगा हमारे पास, एडिनाइन में 6 अमीनो आता है। एडिनाइन के अंदर 6th कार्बन पे अमीनो आएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो आपका ये है वही ये वाला रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना भी इसमें क्या आएगा फिर। बाकी सिर्फ हमें वैलेंसी पूरी करनी है। जैसे अगर इस कार्बन की बात करें तो इसकी वैलेंसी 3 हो चुकी हैं, एक यहाँ पे मैंने H लगा दिया, इसकी कंप्लीट हो गई। इधर मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं NH लिख सकती हूँ, तो इसकी पूरी हो गई। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बना देते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गई, इनकी भी वैलेंसी पूरी। इधर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं और साथ में H लगा सकते हैं, तो इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो गई है। इस जगह पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी आप एक डबल बॉन्ड बना सकते हो, यहाँ पे भी हमारी वैलेंसी पूरी हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, CH लिख सकते हो। इधर आप क्या कर सकते हो, इधर आप NH। तो टोटली अगर देखा जाए तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे नाइट्रोजन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस कार्बन की भी होगी, इस नाइट्रोजन की 1 2 3, इधर भी 1 2 3 4, 1 2 3 हो गए टोटली। ये था एडिनाइन का स्ट्रक्चर। अब दूसरा है ग्वानाइन का। ग्वानाइन में क्या डिफरेंस रहेगा फिर,
देखो सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ किस जगह पर डिफरेंस आएगा ध्यान देना। ग्वेनाइन में क्या होगा देखिए, हमें सेम स्ट्रक्चर बनाना है बिल्कुल। बाकी सेम नंबरिंग करेंगे। देखो जो पहले वाला है उसको देख के, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ कार्बन। ठीक है, इस नाइट्रोजन को मैं रेड पेन से लिख देती हूँ सो दैट हमें ये थोड़ा अलग से हाईलाइट हो। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या देखा था, देखो इधर हमने क्या देखा, 6th पे अमीनो आया है। इसी अमीनो को उठा के आपको कहाँ पे रखना है, 2nd पे। तो पहले एक बार नंबरिंग और कर देते हैं इसकी, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th और 9th। तो अभी आपको कहाँ पे रखना है, आपको जो 6th पे था ना अमीनो, उसको उठा करके आप 2nd पे रख दो यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ग्वेनाइन में क्या डिफरेंस आता है, ग्वेनाइन में जो एडेनाइन में 6th अमीनो था वहाँ पे वो 2nd अमीनो बन जाता है। और एक और जगह पर डिफरेंस आता है कि यहाँ पे 6th पे ऑक्सो ग्रुप आ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन आ जाता है। ये 2 चीज़ें होती हैं ग्वेनाइन में, बाकी बिल्कुल बेसिक प्यूरिन का ही स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद बाकी सारी वैलेंसी पूरी करनी है हमें। जैसे यहाँ पे हम वैलेंसी पूरी कर देते हैं, इधर NH, इस कार्बन की हो चुकी है वैलेंसी पूरी। यहाँ पे हम एक बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर इसको H ही लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे H लिख सकते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, बाकी इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो गई है, इसकी भी हो चुकी है। इसको काउंट करेंगे, इसकी भी मिलेगी आपको वैलेंसी कंप्लीट, और इनकी सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, इधर NH, सबकी वैलेंसी जो है यहाँ पे पूरी हो चुकी है। ठीक है, इधर CH लिख देते हैं। तो यानी कि ग्वेनाइन के अंदर क्या आएगा आपका, ग्वेनाइन में आपको 2 अमीनो और 6 ऑक्सो मिलता है। ठीक है, बाकी आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल सेम यही है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, सिर्फ इस स्ट्रक्चर में आपको क्या याद रखना है, एडिनाइन होगा तो 6th अमीनो, ग्वेनाइन होगा तो 2 अमीनो 6 ऑक्सो। तो एडिनाइन और ग्वेनाइन में क्या डिफरेंस है, देखो एडिनाइन पे जहाँ पे आप एक को याद रख लो, आप एडिनाइन को याद रख लो कि 6 पे अमीनो है, तो ग्वेनाइन में उसका उल्टा होएगा, ग्वेनाइन में 6 पे ऑक्सो आ जाएगा और जो अमीनो था वो 2 पे चला जाएगा। ये डिफरेंस। बाकी इन रिंग्स को याद रखना बड़ा ईजी होता है, आप एक दो बार बना करके देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। उसके बाद है पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको फिर भी 2 रिंग्स बनानी थी, पायरिमिडीन्स में आपको सिर्फ क्या एक सिंगल रिंग बनानी होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी। ठीक है, बेसिक पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा हमारा, एक सिंगल रिंग। यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, सेम जैसे वहाँ पे नाइट्रोजन था यहाँ पे भी नाइट्रोजन। यहाँ पे सिंगल रिंग है तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही नाइट्रोजन आएंगे, बाकी जगह पे कार्बन और कार्बन को ऐसे बिठा दो आप। अब इसके बाद क्या करना है, इनकी वैलेंसी पूरी करनी है, तो वैलेंसी पूरी कर देते हैं इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप क्या लिख सकते हो, CH और CH हो गई इनकी वैलेंसी पूरी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इधर आप एक बॉन्ड बना दो, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। ठीक है,
यहाँ पे आप CH करके एक और बॉन्ड बना दो, हो गई इसकी भी वैलेंसी पूरी। और इधर जो है यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी रहती है, यहाँ पे CH देखो, इस कार्बन की वैलेंसी हो गई पूरी, H एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड ये रही। यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी, 2 बॉन्ड ये रही, एक सिंगल बॉन्ड ये रही। यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी 1 2 3 4, नाइट्रोजन की भी हो गई, और यहाँ पे इनकी भी पूरी होगी 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से ये है हमारा बिल्कुल बेसिक पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं, मैं इसमें सबसे ईजीएस्ट वाला आपको सबसे पहले बताऊँगी, या फिर हम ग्वानाइन के साथ देखो कौन जुड़ता है, साइटोसिन जुड़ता है, तो पहले साइटोसिन का देख लेते हैं या तो फिर, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइटोसिन का ही स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई इसमें, देखो नंबरिंग का मुझे बताना था यहाँ पे। वहाँ पे आप अगर ध्यान देते हो तो नंबरिंग कहाँ से कहाँ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग ऐसे नहीं होती, यहाँ पे नीचे से ऊपर जाती है। यानी कि ये नाइट्रोजन 1 बनेगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। देखो ये डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, ऊपर से नीचे नंबरिंग आ रही है, यहाँ पे नीचे से ऊपर जाती है। इधर जो नाइट्रोजन फर्स्ट था ना, वो यहाँ पे नाइट्रोजन थर्ड बन चुका है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन थर्ड था वो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 बन गया। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़ सेम है। मैं को साइटोसिन बनाते हैं, चलो हम साइटोसिन में देखो क्या रहेगा बेसिकली। सबसे पहले तो नाइट्रोजन बना देते हैं हम, सबसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और इसके बाद हमारे कार्बन को बिठा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है आपके, इधर आपने क्या देखा था, देखो यहाँ पे आपने देखा था ग्वानाइन में 2 अमीनो था और 6 ऑक्सो था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। पहले इसकी नंबरिंग कर देती हूँ मैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6th। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बेसिकली, इधर आपका जो 2nd पे अमीनो था ना, तो यहाँ पे 2nd पे क्या आ जाएगा, ऑक्सो आ जाएगा। जो 6th पे ऑक्सो था ना, तो 6th पे, यहाँ पे 6th तो है नहीं है, यहाँ पे 4th पे है कार्बन, तो 4th वाला देखो सेम ही है। यहाँ पे जो 6th पे कार्बन बन रहा है ना, यहाँ पे वो 4th पे आ रहा है, तो हम 4th पे बिठाएंगे किसको, आपके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4th नंबर पे यहाँ पे अमीनो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें सिर्फ वैलेंसी पूरी करनी है, तो वैलेंसी पूरी कर देते हैं। जैसे इस कार्बन में यहाँ पे CH लगा देती हूँ मैं, यहाँ पे CH और CH हो गई इसकी वैलेंसी पूरी। इस कार्बन की ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे NH लगा देती हूँ, इधर NH लगा देती हूँ। तो ये आपकी सारी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे इस नाइट्रोजन की, इस कार्बन की भी, इन दोनों कार्बन की, इस नाइट्रोजन की और इस कार्बन की। तो सिर्फ क्या डिफरेंस आया है यहाँ पे साइटोसिन के अंदर, अगर मेरे को लिखना हो तो देखो, साइटोसिन में आपको क्या मिलता होता है, साइटोसिन में आपको 2 ऑक्सो और 4 नंबर पे अमीनो मिलता है। ये डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है, अब उसके अलावा कौन सा है यहाँ पे हमारे पास, अब हमारे पास बच गया है यूरासिल और थायमिन। यूरासिल का सबसे इजी स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले अब यूरासिल देख लेते हैं अब एक बार हम। कार्बन 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 और कार्बन, बाकी जगह पे क्या है हमारा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। और अब देखो इसमें क्या रहेगा, मेरे को नंबरिंग भी डालनी है इसमें, तो नंबरिंग और डाल देते हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6th। यहाँ ये सबसे इजी है, देखो 2 पे ऑक्सो और 4th पे ऑक्सो, ये है आपका क्या, यूरासिल। 2 4 ऑक्सो सबसे ईजीएस्ट स्ट्रक्चर है ये, 2
4 ऑक्सो। सेकंड और फोर्थ दोनों पोजीशंस पे आपके ऑक्सीजन ग्रुप आ जाएगा। बाकी आपको सिर्फ क्या करना है, वैलेंसी पूरी करनी है। इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं हम। ये हो गई हमारी वैलेंसी पूरी। एक चीज़ की मैंने छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक की है, बॉन्ड हमारी अंदर आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे मैं इसको अंदर बना देती हूँ, ऐसे बाहर नहीं बनती वो। ठीक है, बाकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं। इस नाइट्रोजन पे यहाँ पे NH लिख देते हैं, यहाँ पे NH लिख देते हैं। बाकी सबकी वैलेंसी पूरी होगी। देखो इस कार्बन में 2 बॉन्ड इधर बनी है, 2 बॉन्ड इधर बनी है और एक बॉन्ड इधर बनी है। यहाँ पे NH आ गया, यहाँ पे और 2 ये 4, इधर भी आपके 3 हो गए और इधर भी एक एक हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड ये बनी है। ठीक है, इस तरीके से आपकी सारी वैलेंसी पूरी हो गई। अब बारी आती है कौन से स्ट्रक्चर की, नेक्स्ट इज़ आपका थाइमीन। थाइमीन में क्या डिफरेंस है, देखो यूरेसिल और थाइमीन बिल्कुल सेम है। आप इनमें से कोई सा भी एक याद रख लेना। यूरेसिल जो है उसको याद रखो 2,4 ऑक्सो। थाइमीन में एक ही जगह पे चेंज आएगा, 2,4 ऑक्सो एज इट इज़ रहेगा, एक जगह पे चेंज आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, बाकी अब हम बना देते हैं ग्रुप। 2 पे क्या है, ऑक्सो है, 4th पे क्या है, ऑक्सो है, एज इट इज। अब यहाँ पे एक जगह पे चेंज आएगा, 5th पे एक ग्रुप आ जाता है, दैट इज़ मिथाइल ग्रुप। ये बस एक डिफरेंस है यहाँ पे, 5th नंबर पे आपको मिथाइल बिठाना है, बाकी वैलेंसी पूरी करनी है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी हो गई पूरी इसकी, इधर इसकी कंप्लीट हो गई वैलेंसी, यहाँ पे इसकी तो हो ही रखी है। तो थाइमीन क्या होता है बेसिकली, 2,4 ऑक्सो और 5 मिथाइल। तो आप इनमें से कौन से याद रखना, देखो सबसे इजी है यूरेसिल। आप यूरेसिल का स्ट्रक्चर याद रखो, ये रिंग स्ट्रक्चर बेसिक है, इसको याद रखना है। ये रिंग स्ट्रक्चर और ये रिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही है, इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनली रिंग ऐड हो गई है और कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा, यहाँ पे नंबरिंग नीचे से ऊपर शुरू हो रही है, यहाँ पे ऊपर से नीचे, बाकी ये और ये रिंग वरना सेम है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। फिर उसके बाद आपको यूरेसिल को याद रखना है। यूरेसिल में इस रिंग को बनाओ, 2nd और 4th पे ऑक्सो रख दो। ठीक है, ये हो गया यूरेसिल। यूरेसिल, अब थाइमिन की बारी आती है तो 2nd 4th पे ऑक्सो रख दो सेम एज इट इज़, बस 5th पे मिथाइल बिठा दो, दैट इज़ थाइमिन। साइटोसिन में क्या करना है, 2 का ऑक्सो रहने देना है, 4th पे ऑक्सो की जगह पे अमीनो डाल देना है, दैट इज़ साइटोसिन। अब बारी आती है प्यूरिन्स की। प्यूरिन्स में एक एडिशनल रिंग बन जाती है, तो 2 नाइट्रोजन और आ जाएंगे उसी रिंग के अंदर। फिर यहाँ पे क्या करना है, एडिनाइन पे एक ग्रुप बिठा देना है, 6th पे अमीनो बिठा देना है। ग्वेनाइन में 6th पे से अमीनो हटा के अमीनो को 2 पे रख देना और 6th पे ऑक्सो कर देना। ग्वेनाइन और साइटोसिन ऑपोजिट है एक दूसरे के, यहाँ पे 2 अमीनो है, यहाँ पे 2 ऑक्सो है। यहाँ पे जो 6th पे ऑक्सो है ना, तो यहाँ पे 4th पे अमीनो है, वो अलग बात है। देखो यहाँ पे जो 4th नंबर का कार्बन है ना, वही ग्वेनाइन में 6th नंबर का कार्बन है, तो बाकी पोजीशन सेम है, सिर्फ नंबरिंग का डिफरेंस है। तो इसको एक बार आप अच्छे से बनाओगे तो आपको यही याद हो जाएगा। तो आज आपने क्या सीखा, देखो अभी एक तो आपने नाइट्रोजनस बेसिस देखे हैं। नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स। फिर डीएनए में कौन कौन से होते हैं और आरएनए में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज शुगर। आपकी राइबोज शुगर आरएनए वाली कैसी होती है, डिऑक्सी राइबोज कैसे बनती है। तो आपने क्या करना है, आपने शुगर देख ली, आपने नाइट्रोजनस बेस देख लिया, तो आपको क्या बनाना आ गया, काइंड ऑफ न्यूक्लियोसाइड बनाना आ गया। अब न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, मैं आपको प्रॉपर बना के दिखाऊंगी उसमें। ठीक है, अभी के लिए आप शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस को एक बार के लिए देख लेना और उसको रिवाइज कर लेना। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें, जब आगे भी बतानी आएगी तो मैं भी बता देती हूँ। देखो ये जो आपका मिथाइल है ना, थाइमीन और यूरेसिल में क्या डिफरेंस है। डीएनए में आपको थाइमीन मिलता है, आरएनए में आपको यूरेसिल मिलता है। क्योंकि जो थाइमीन है ना, थाइमीन में आपको 5th नंबर पे क्या मिलता होता है, थाइमीन में आपको 5th नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है। ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप ज़्यादातर जब भी डीएनए में ऐड होता है ना, तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब किसी भी एंजाइम्स के, किसी भी न्यूक्लियस अटैक से उसको बचाता है। तो मिथाइल ग्रुप जो होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए जनरली होते हैं डीएनए में।
मोस्ट ऑफ दी जगह पे डीएनए में अगर मिथाइल ग्रुप रहता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो अभी आप देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो वो इसको प्रोटेक्ट करेगा, तो थायमिन जो है वो जल्दी डिग्रेड नहीं होगा। लेकिन यूरेसिल में इस जगह पे कोई मिथाइल नहीं है, बाकी सेम है, बाकी यूरेसिल और थायमिन बिल्कुल सेम है। तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये डीएनए में प्रेजेंट है तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जल्दी डिग्रेड नहीं होगा। तो मैंने आपको 3 रीज़न बताए हैं आज आरएनए और डीएनए के। देखो, पहली चीज़ क्या थी, शुगर का डिफरेंस है, ये मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप है, ये अनरिएक्टिव ग्रुप है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या आया, थायमिन और यूरेसिल का। तो ये जो थायमिन और यूरेसिल है यहाँ पे आपका क्यों मिलता है, थायमिन और यूरेसिल का डिफरेंस। तीसरा, इसी थायमिन यूरेसिल में क्या डिफरेंस है कि यहाँ थायमिन में 5th नंबर पे क्या आता है आपका, मिथाइल ग्रुप आता है, जो कि इसमें नहीं आता, जिसकी वजह से थायमिन ज़्यादा स्टेबल होता है और यूरेसिल क्या होता है, उतना स्टेबल नहीं रहता आपका, ठीक है। तो आज ही क्लास में यहीं पे ओवर करती हूँ। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अपने डाउट डाल सकते हैं, और किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हैं। थैंक यू।